Hello students, good morning to all of you. Welcome to Spectrum Career Institute and this is our maths faculty मिथिलेश कुमार। तो बच्चों आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन का यूज़ जो है ना साइंस के हर एक फील्ड में होता है। जैसे कि आप लोगों को सब लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं, इवन इफ केमिस्ट्री में भी कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, क्यों हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों इंटीग्रेशन का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि हम लोगों को कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का एरिया निकालना हो। आर्बिट्ररी कोई भी शेप है जिसका एरिया निकालना हो, प्लेन फिगर का एरिया, कोई भी प्लेन फिगर का एरिया निकालना है तो हम लोग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन उस प्लेन फिगर का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एरिया अंडर द कर्व, जो ये कर्व है इसके बीच का एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपको ये एरिया पूरा फाइंड करना है, एरिया पूरा फाइंड करना है। तो बच्चों अगर ये एरिया आपको फाइंड करना है तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो ट्रायंगल है नहीं कि ट्रायंगल का फॉर्मूला अपन लगा देंगे, ये रेक्टेंगल है नहीं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, रोम्बस भी नहीं है कि रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका। तो इसका एरिया बच्चों इंटीग्रेशन, यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके एरिया को। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डीप नॉलेज रखना पड़ेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है एक मतलब कि लेंथी सा है, मतलब बहुत सारा फॉर्मूले वगैरह आएंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो एक लेंथी चैप्टर माना जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। इसलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जानते हैं प्लेन फिगर का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसके छोटे छोटे पार्ट करके, इसके छोटे पार्ट करके फिर उसको सम अप करते हैं, तब ये पूरे प्लेन फिगर का एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव is called indefinite integration. The process of finding antiderivative is called indefinite integration. मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो एफ डेक्स एक्स आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव का जो उल्टा है, मतलब इस डेरिवेटिव का जो अपोजिट फंक्शन आएगा, मतलब जस्ट रिवर्स फंक्शन आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे।
डेरिवेटिव के उल्टा को क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो बच्चों ये जो फंक्शन है fx, ये जो है दिस इज एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव है किसका? ऑफ एफडेक्स एक्स का। दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफडेक्स एक्स। अगर एफडेक्स एक्स fx का डेरिवेटिव है तो fx जो होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा एफडेक्स एक्स का। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप इसको नोट कर सकते हो। द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों होगा क्या आगे देखो, अगर इंटीग्रेशन जो है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग यहां से ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस सी, जो फंक्शन fx प्लस सी है, अगर इसका डेरिवेटिव gx है, डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस सी जो ये फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव gx है, देन एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या होगा? इंटीग्रल। देन द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन gx इज इक्वल टू fx प्लस सी। ये हमने कहां से लिखा? ये हम लोगों ने कहां से लिखा? अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव gx है तो इस gx का जो इंटीग्रल होगा वो fx प्लस सी होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो क्या चीज है बच्चों? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये बात आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि यहाँ पर ये सिंबल क्या है, ये gx को क्या बोलेंगे, है ना। इंटीग्रल के केस में इस सिंबल को क्या बोलेंगे? gx को क्या बोलेंगे? ये dx क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको मैं यहां बता दूं, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या चीज है? साइन ऑफ इंटीग्रल। यानी बच्चों कहीं पर भी ऐसा साइन लगा हुआ है मैथमेटिक्स में तो आपको समझ जाना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। और दूसरी बात बच्चों, जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है या तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको हम लोग, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। और ये जो dx है दिस इज इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर, दिस इज इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। ये इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर हो गया। और ये dx में जो x है ना बच्चों, ये dx के साथ जो x है तो ये क्या बताता है? dx के साथ अगर x है तो ये बताता है कि ये जो गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ d के साथ y रहेगा तो ये डिनोट करेगा कि ये गिवन फंक्शन का इंटीग्रल करना है y के रिस्पेक्ट में। अगर d के साथ z रहता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है z के रिस्पेक्ट में। अगर d के साथ sin x रहेगा तो इसका मतलब होगा कि गिवन फंक्शन का इंटीग्रल करना है sin x के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी रहा x d के साथ उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होता है। अब बात आती है बच्चों कि जो फंक्शन आया इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन हमें मिला उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये तो मैं पहले बता चुका हूं
इंटीग्रल करने के बाद जो फंक्शन आया उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, या तो इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, और इसका एक और नाम से जानते हैं हम इसे प्रिमिटिव। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, मतलब इंटीग्रेट करना है, अगर आपसे बोला गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगेन आपको इंटीग्रेट ही करना है। अगर आपसे बोला गया फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, तो फिर से आपको इंटीग्रेट ही करना है। मतलब ये जो फंक्शन आता है इंटीग्रेशन के बाद, उसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल, प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल, प्रिमिटिव। जिस प्रकार से डेरिवेटिव मतलब जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और जो मिलता है उसको हम लोग जैसे डेरिवेटिव बोलते हैं, उसी प्रकार इंटीग्रल करने के मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है, उस फंक्शन को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल और प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल और प्रिमिटिव। और जो बच्चों ये जो सी है, ये सी क्या है, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप बोलोगे बच्चों कि सर सी का वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यस बिल्कुल, सी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सही बात है सर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है सी का वैल्यू। तो अब आप बोलोगे, आप सोचो कि अगर ये सी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट इज 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस फंक्शन का जो इंटीग्रल आएगा तो वो तो एक सिंगल तो होगा नहीं, सिंगल आंसर तो होगा नहीं। कहोगे क्यों नहीं होगा सिंगल आंसर, सर सी का वैल्यू चेंज करो पूरा आंसर चेंज होते रहेगा। सही बात है। तो इसीलिए ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो सिंगल नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हाँ, अलग बात है कि जो आंसर आता है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा, लेकिन वो अलग अलग होगा। सेम फैमिली से बिलोंग करेगा लेकिन आंसर अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द इंटीग्रेशन ऑफ मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा, जो इंटीग्रल आएगा, वो यूनिक नहीं होगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकली या फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो पूरा है एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन होगा, मतलब अलग अलग कर्व बनेगा, लेकिन सारा कर्व एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे पैराबोला से तो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स का आएगा तो एलिप्स, इस टाइप से। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे क्या चीज, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एट फर्स्ट बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो देखिए जैसा कि मैं बताया अभी कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स या फैमिली ऑफ कर्व, या फैमिली ऑफ कर्व। उसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए टू ऑल कर्व्स ऑफ फैमिली ऑफ या फैमिली आर पैरेलल।
एंड दैट इज हैविंग सेम स्लोप। चलिए इस बात को समझते हैं, ठीक है। और ये भी समझते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप आंसर दोगे 2x होगा। सर बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे मैं पूछूं एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और -1 का 0। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी क्या होगा, 2x होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -2 क्या होगा, अगेन 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, अगेन 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -3 क्या होगा, अगेन 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, अगेन 2x। तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां पर अलग 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 फंक्शन है, और ये सभी अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। ये डेरिवेटिव हो जा रहा है ना बच्चों, ये डेरिवेटिव निकल रहा है। लेकिन यह जो फंक्शन हमने लिया है वो सब फंक्शन अलग अलग है, लेकिन सभी का डेरिवेटिव सेम है। तो आप लोग जानते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अगर एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर -1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब यहां पर एक चीज तुम्हें देखने को मिल रहा है कि सर 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर भी होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। सर 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर -1 भी होगा। हाँ होगा। 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा। हाँ होगा। अच्छा, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि एक फंक्शन का इंटीग्रल सिंगल नहीं होगा। मतलब एक फंक्शन का इंटीग्रल सिंगल नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। लेकिन बहुत सारे तो होंगे, जैसे 2x का इंटीग्रल बहुत सारा हो जाएगा, 2x का इंटीग्रल बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन जितना भी इंटीग्रल है वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और वो देखो पैराबोलिक है। आप लोग पहचानते हो पैराबोलिक फंक्शन, और जानते हो कैसा है ये पैराबोलिक फंक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो ये सारे फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर मैं ये सभी का ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, ये सभी का मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये इस तरह से जाएगा, पैराबोलिक। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का क्या होगा, -1 का थोड़ा सा कहां जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का कहां होगा, नीचे आएगा, इस तरह से थोड़ा सा नीचे। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का हो गया। इसी तरह y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का कहां होगा, ये लो भाई, इस तरह से 1 से जाएगा। ये 1 से पास किए, -1 से पास किया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ इस तरह से ये 2 से पास करेगा, ये 2 से पास किया। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो जितना भी फंक्शन है सभी का ग्राफ एक ही जैसा दिख रहा है, एंड दीज ग्राफ्स आर पैराबोलिक। मतलब ये सभी फंक्शन एक ही फैमिली पैराबोला से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए तो मैंने बोला कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को, मतलब बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट करता है जो सेम क्लास
सेम फैमिली से होता है। अब दूसरा जो पॉइंट लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें जो लिखा है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। चलिए मान लेते हैं कोई पॉइंट x इक्वल टू ए, जैसे यहां पर x इक्वल टू ए पॉइंट मान लिया, ये x इक्वल टू ए हो गया। अब x इक्वल टू ए पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें कर्व पे, जैसे ये बना, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें जैसे बच्चों ये बना, यहां टेंजेंट ड्रॉ करें देखो ये बनेगा, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बनेगा इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ कर्व जो है थोड़ा ज़्यादा ये फैल गया, ऐसे जाएगा कर्व, आप समझ रहे हो बात को। तो ये जितना भी टेंजेंट बनेगा, जो भी टेंजेंट x इक्वल टू ये, यानी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ होगा, जो भी टेंजेंट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सारे ग्राफ पे जो ड्रॉ होगा, जो कर्व पे ड्रॉ होगा, वो सारे टेंजेंट्स पैरेलल होगा। सारे टेंजेंट्स क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी कहने का मतलब सभी टेंजेंट्स का स्लोप इक्वल होता है। तो बच्चों मैं ये मान के चलता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फाइनली फिर से एक बार क्या चीज कि इंडेफिनिट इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का जो आता है कॉस एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा साइन एक्स। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों, कुछ जो बेसिक फार्मूला है उसको देखते हैं। उस सारे फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, बेसिक फार्मूला, कुछ फार्मूला हम लोग को याद रखना है, तो आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए। फार्मूला समझाएंगे भी, बताएंगे भी, है ना। चलिए बच्चों, सबसे पहला इंटीग्रल ऑफ एक्स पे पावर एन का, एक्स पे पावर एन का जो इंटीग्रल होगा बच्चों, वो एक्स पे पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि एन का वैल्यू -1 नहीं होगा, मतलब एन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर वेरिएबल पे कोई कांस्टेंट है पावर में, वेरिएबल का पावर क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे कि पावर जो है एक बढ़ा देंगे और जो भी आया उसी से डिवाइड करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर पहले मल्टीप्लाई में आता था और फिर 1 कम हो जाता है। जैसे अगर डिफरेंशिएशन हम लोग x पे पावर 3 का करें तो हम लोग क्या करते थे, पावर को पहले मल्टीप्लाई में लाया। देखो सुनना, पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाया, फिर पावर 1 कम कर दिया। लेकिन अब इसी का अगर मान लो इंटीग्रेशन करना है तो पहले क्या किए थे, पावर को मल्टीप्लाई में लाए थे, तब पावर को घटाए थे, पावर को 1 कम किए थे। लेकिन अब उल्टा प्रोसेस, पावर को 1 बढ़ाएंगे और फिर जो पावर आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। और प्लस सी क्यों लिखते हैं हम तो जानते हो, प्लस सी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं होगा, बहुत सारे होगा, और वो डिफरेंट किस पे बेस्ड होगा, ये कांस्टेंट पे, है ना। मतलब आंसर जो डिफर होता है वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग होता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरा फॉर्मूला कि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा, है ना, किसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट, जैसे k है यहाँ इंटू dx है, तो बच्चों ये k को बाहर कर दिया करो और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा और प्लस c, तो kx प्लस c। या तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, यानी 1 का इंटीग्रल x प्लस c होगा, यानी 1 का इंटीग्रल x होगा। चौथी बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, सोचिए 1/x जो डेरिवेटिव होता है वो log x का होता है। तो 1/x का इंटीग्रल जो होगा वो log mod x होगा प्लस c। mod इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि log का जो इनपुट होता है
मतलब लॉग के गोद में जो फंक्शन आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx। आपको पता है बच्चों ये किसका डेरिवेटिव होता है, e पावर x जो है वो ex का डेरिवेटिव होता है, तो ex का इंटीग्रल होगा ex ही होगा। इसी तरह 6 नंबर इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x dx। तो बच्चों इसका जो इंटीग्रल होगा वो a रेज टू द पावर x ही होगा, लेकिन डिवाइड होगा log a से और प्लस c। 7 नंबर बच्चों, 7 नंबर, अब जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल क्या क्या आएगा, देखो साइन एक्स का इंटीग्रल होगा बच्चों माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। आप लोग को पता है कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हमने यहाँ प्लस साइन एक्स लिखा है तो वो माइनस इधर चला गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके बच्चों आगे देखो 8 नंबर, कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा बच्चों वो होगा साइन एक्स प्लस सी। 9 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है 10x का, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा बच्चों वो होगा आपका 10x प्लस सी। 10th नंबर, सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा बच्चों दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 11 नंबर, सेक एक्स इंटू 10x का जो बच्चों इंटीग्रल होगा, सेक इंटू 10 का, आपको पता है सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा बच्चों सेक एक्स। इसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आपको मालूम है कि कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस में लिखा नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। इसी तरह बच्चों 13 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप सभी बच्चों को मालूम है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स x का। टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा बच्चों वो होगा टेन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से 14 नंबर बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो आप लोग को मालूम है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है डेरिवेटिव है साइन इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रल जो होगा बच्चों वो साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। 15 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू √x² माइनस 1 dx। आप लोगों को एकदम क्लियर पता है कि सेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो क्या होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1, तो 1/x इंटू √x² माइनस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा बच्चों सेक इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पर टोटल 15 फार्मूला हमने लिखा है बच्चों, तो टोटल 15 फार्मूला में से 6 फार्मूले जो हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, और बाकी जो ATF का जो डेरिवेटिव था उसका रिवर्स प्रोसेस वाला फार्मूला है, और कुछ दो एक्सपोनेंशियल का है ना, 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। तो बच्चों आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज़ करके बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि ये सारे इंटीग्रल फार्मूला को हम लोग
क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, कैसे सॉल्व करें। ओके बच्चों, तो आज आप लोगों ने क्या देखा? आज आप लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, और आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपका इंटीग्रेशन एकदम शानदार हो जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेशन आपको पूरा चुटकियों में सॉल्व करना है, शानदार बनाना है, खूबसूरत बनाना है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस लॉकडाउन के टाइम में अगर आप लोग बच्चों को शेयर कर देते हैं तो उसको बेनिफिट मिलता है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा बच्चों। और सारा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा और एकदम पूरा शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों बस एक बात नहीं भूलोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियोज़ को, और वीडियो को शेयर भी करना है, और दूसरे फ्रेंड्स को भी बताना है। क्या क्या बताना है भाई? कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आज के लिए, आप लोगों के लिए थैंक यू।